गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर 8वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रसवता व नवजात शिशु के आगमन की तैयारी। प्रसवता का मतलब होता है कि प्रसव का वह समय जब एक महिला एक शिशु को जन्म देने के लिए तैयार होती है या शिशु जो है माँ के गर्भाशय से अब बाहर आने की स्थिति में होता है। वैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो गर्भावस्था है वो 40 सप्ताह का समय होता है, जिसे 280 दिन का समय भी कह सकते हैं, या फिर जिसको 9 माह या 7 दिन के समय के द्वारा भी जाना जाता है। अब इस अवधि के जैसे कि ये अवधि तो कहलाती है गर्भावस्था, जब तक शिशु माँ के गर्भ के अंदर रहता है। लेकिन 9 माह 7 दिन के बाद का जो समय होता है, जब शिशु माँ के गर्भ से बाहर आने के लिए उत्तेजित होता है, या वो अब इतना समय पूरा हो चुका है कि अब वो माँ के शरीर से बाहर आने को तैयार है। तो उससे कुछ दिनों पहले अगर देखा जाए तो जो गर्भवती महिला है उसके गर्भाशय के अंदर संकुचन होने लगता है, जिससे कि शिशु को गर्भ से नीचे की ओर धकेला जाता है ताकि शिशु का जन्म आसानी से हो सके। गर्भाशय में संकुचन होने से गर्भवती स्त्री को कई तरह के कष्ट और पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। इसी पीड़ा को प्रसव पीड़ा के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रसव का मतलब होता है कि जब शिशु गर्भाशय से बाहर आने का समय यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि शिशु का माँ के गर्भाशय से बाहर आने का जो समय है वो प्रसव कहलाता है, या उस स्थिति को आने का जो समय है तो उसको प्रसव काल भी कह सकते हैं, और उसका बाहर आना प्रसव कहलाता है। प्रसव पीड़ा का मतलब होता है कि गर्भाशय में तीव्र रूप से संकुचन होना, जिससे शिशु का जन्म हो सके। और यह जो तीव्र संकुचन है वही प्रसव पीड़ा है। क्योंकि कई बार जब संकुचन होता है तो बहुत ही तेज मात्रा में महिला को कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है, या यूँ कहा जाए कि इस पीड़ा को सहने के लिए एक महिला को काफ़ी धैर्य की आवश्यकता होती है, साहस और श्रम की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के जो अंतिम दिनों में गर्भवती को जो प्रसव की पीड़ा के लक्षणों के विषय में अगर देखा जाए तो सरल सामान्य भाषा में उसको अवगत कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि उसको उचित समय पर यह पता चले कि वो योग्य चिकित्सक को दिखा सके, और अनुभवी नर्सों या कुशल जो विशेषज्ञ हैं उनकी प्रशिक्षित दाई की मदद लेकर वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। प्रसव का कहा जाए अगर तो गर्भाशय से शिशु के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है वही प्रसव कहलाती है, या यूँ कहा जा सकता है कि जो बच्चा जब माँ के गर्भाशय से बाहर आता है तो वह प्रसव कहलाता है। प्रारंभ में जो गर्भाशय में संकुचन होता है अगर देखा जाए तो वो एक महिला में 30 मिनट के अंतराल पे होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो संकुचन है पहले तो मंद गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे ये संकुचन तीव्रता से बढ़ने लगता है, और कुछ समय के अंतराल पर जैसे देखा जाए तो ये जो संकुचन है बार बार दोहराया जाता है, जिससे कि एक महिला को बहुत ही अधिक पीड़ा और कष्ट को सहन करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में उस महिला को तुरंत प्रसूति केंद्र या अस्पताल पर ले जाना चाहिए ताकि एक स्वस्थ शिशु का जो जन्म है समय पर हो सके। अगर देखा जाए जो नवजात शिशु के आगमन के जो लक्षण हैं तो उसमें सबसे पहला आता है पीठ एवं उदर में दर्द, यानी कि जब एक महिला किसी शिशु को जन्म देती है तो उस समय उसके जन्म से पहले या कुछ दिनों पहले भी कहा जा सकता है उसके कमर में भी तीव्र दर्द रहता है,
और बच्चे के जन्म का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे यह पीठ दर्द और उदर में दर्द जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद जैसे कि उदर की मांसपेशियों का कठोर हो जाना, यानी कि शिशु के जन्म से पहले महिला के गर्भाशय के ऊपर की जो उदर की स्थिति है, उस उदर की स्थिति में महिला के अगर देखा जाए तो वो थोड़ा कठोर हो जाता है, टाइट हो जाता है, और जैसे कि उसकी वजह से जो शिशु का जो जन्म है वो आसानी से हो सके। अल्प मात्रा में रक्तस्राव, कई बार ऐसा भी होता है कि शिशु के जन्म से पूर्व महिला के शरीर से रक्त का स्राव भी होता है और कुछ मात्रा में, तो वो भी एक लक्षण है कि शिशु का जन्म होने का अभी तैयारी है। उसके बाद आता है उल्ब तरल थैली का फटना। हमने गर्भाशय में जब शिशु के संरचना पढ़ा था कि जैसे किस तरीके से शिशु माँ के गर्भाशय में बनता है, किस स्थिति में रहता है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि वो एक थैली में बंद रहता है जिसमें एक तरल भरा रहता है जिसमें शिशु आसानी से गति कर पाता है। जब शिशु का जन्म होना संभव होता है तो ये जो थैली है वो फट जाती है, तो ये भी एक लक्षण है जो कि शिशु के जन्म के लिए देखा जा सकता है। उल्ब तरल का बाहर निकलना, उल्ब तरल का बाहर निकलने का मतलब है कि जब थैली फट जाती है तो उसमें से एक सफ़ेद चिपचिपे रंग का द्रव बाहर निकलता है, जो यह प्रमुख लक्षण दर्शाता है कि अभी बच्चे का कुछ ही समय के बाद में जन्म होना तय है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, इन लक्षणों के देखने के बाद में कभी भी कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए और तुरंत एक महिला को जो है वो डॉक्टरी जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि समय पर प्रसव करवाया जा सके। उसके बाद आता है प्रसव प्रक्रिया स्वाभाविक और जटिल प्रक्रिया होती हैं, लेकिन उसको निम्न कई तरीक़ों से समझा जा सकता है, जैसे कि प्रसव पीड़ा के कारण। जो सबसे पहला है कि जिनके आधार पर प्रसव को समझा जाए तो उसमें प्रसव पीड़ा के जो कारण हैं उसमें सबसे पहला कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम स्रावन होना, यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो संतुलित ढंग से उत्तेजना का कार्य करते हैं, यानी कि कई बार गर्भावधि के कुछ दिनों के पहले ही, यानी कि देखा जाए तो जब ये अवधि पूरी होने आती है या एक शिशु का जो जन्म होना आता है तब ये जो हार्मोन है अपना कार्य करना या स्रावन करना बिल्कुल ही कम हो जाता है इनका, जिससे एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उनका जो संतुलन है एक महिला के शरीर में बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रसव पीड़ा है वो महिला में शुरू हो जाती है। अगर किसी कारणवश सामान्य रूप से प्रसव पीड़ा नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में गर्भवती माँ को ऑक्सीटोसिन जो नामक हार्मोन है वो लगाया जाता है, जिससे कभी कभी उल्ब तरल की थैली में भी छेद करके उल्ब तरल को बाहर भी निकाला जाता है और उसकी वजह से प्रसव पीड़ा शुरू भी करवाई जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि महिला कमज़ोर है शारीरिक रूप से, तो प्रसव से पूर्व में जैसे दर्द शुरू नहीं होता है या प्रसव के कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन प्रसव का समय आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में योग्य जो चिकित्सक हैं या जो डॉक्टर हैं उन्हीं के द्वारा उस उल्ब थैली को फाड़कर बच्चे को जन्म देने के लिए उनका जो कार्य है वो किया जाता है और जो प्रसव पीड़ा है वो शुरू की जाती है। उसके बाद आता है गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार। गर्भस्थ शिशु के बढ़ते भार का कारण ये हो सकता है कि गर्भावस्था के अंत तक जो गर्भस्थ शिशु है उसका पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता है, या यह कहा जाए कि वो माता के उदर में पूरी तरीके से फैल चुका होता है, जिससे कि जो दबाव है वो अब गर्भाशय पे निरंतर रूप से बढ़ता जा रहा है। और गर्भाशय में दबाव पड़ने से कई बार गर्भाशय में तनाव है, संकुचन है, वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से एक महिला को प्रसव पीड़ा का कारण भी इन चीज़ों के कारण देखा जा सकता है। उसके बाद रहता है पेशीय संकुचन। गर्भावस्था में कई बार जो गर्भाशय के ऊपरी हिस्से हैं उसमें पेशीय संकुचन जो है वो निरंतर बना रहता है, जिसकी वजह से जो मांसपेशियां है वो निचले हिस्से की अपेक्षाकृत अधिक मजबूत भी होती हैं, लचीली भी होती है और सशक्त और बड़े आकार की होती हैं। और इनमें जो संकुचन है वो पहले होता है, यानी कि गर्भाशय के ऊपरी भाग में संकुचन पहले शुरू होता है और निचले भाग में संकुचन बाद में शुरू होता है।
क्योंकि जो ऊपरी संकुचन होगा वो निचली जो मांसपेशियां हैं उनको खींचेगा और खींच कर ऊपर की ओर खींच जाता है, और जिसकी वजह से कई बार उनको विस्फारित भी कर देता है, और जिसकी वजह से जो महिला का गर्भाशय है उस गर्भाशय से लेकर योनि तक का जो हिस्सा है उसमें कई बार जगह हो जाती है, उनका जो मार्ग है वो चौड़ा हो जाता है, जो कि एक शिशु जन्म के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके अलावा जो प्रसव में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें गर्भाशय का जो ऊपरी भाग है उनकी जो पेशियां है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। उदर की पेशियां और जो मध्यस्थ पेशियां है वो इनमें प्रमुख रूप से अपना कार्य करती हैं। उसके अलावा जैसे भौतिक अड़चनें हैं, कई बार गर्भावस्था के जो अंतिम दिन हैं, अंतिम दिनों में गर्भस्थ शिशु का जो सिर है वो नीचे की ओर आ जाता है, जिससे कि गर्भाशय का जो निचला भाग है वो और अधिक विस्फारित हो जाता है। यानी कि जैसे ही शिशु का जन्म होना संभव होता है तो शिशु का जो सिर है वो जन्म से पूर्व ही कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले भी कहा जा सकता है, वो गर्भाशय में नीचे की ओर आ जाता है और नीचे की ओर खिसकना शिशु शुरू हो जाता है, जो कि जैसे जैसे बच्चा नीचे खिसकता है वैसे वैसे गर्भाशय का जो आकार है वो चौड़ा होता जाता है, योनि द्वार चौड़ा होता जाता है, जिसकी वजह से आसानी से शिशु का जन्म हो सके। और जो शिशु का वजन है वो भी निरंतर नीचे की ओर खिसकता है, क्योंकि शिशु जो है अब गर्भाशय से नीचे की ओर योनि द्वार की ओर खिसकने लगता है, तो जिसकी वजह से महिला को असहनीय पीड़ा और कष्ट को भी सहन करना पड़ सकता है। तो अभी तक जो हमने देखा था उसमें है प्रसव पीड़ा के क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रसव पीड़ा के कारण देखे उनको एक बार दोहरा लेते हैं। प्रसव पीड़ा के जो कारण हैं, जो सबसे पहला है वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जैसे कि कम स्रावन होना, दूसरा जो कारण है जैसे कि पहला तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम स्राव, दूसरा है गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार, और जो तीसरा है उसमें है गर्भाशय संकुचन, और उसके बाद जो फोर्थ है वो है भौतिक अड़चनें। तो जैसे सबसे पहला था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब उत्तेजना का कार्य करता है, लेकिन जब ये क्रियाशील नहीं होता है अंतिम दिनों में, तो इसके संतुलन के बिगड़ने की वजह से संकुचन जो है वो शुरू हो जाता है। गर्भस्थ शिशु का बढ़ता भार, तो गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने की वजह से गर्भाशय में उसका जो वजन है वो बहुत ही तीव्रता से बढ़ता है। गर्भाशय संकुचन, जैसे शिशु नीचे की ओर खिसकने लगता है तो गर्भाशय की जो ऊपरी दीवारें हैं वो नीचे की ओर दबाव डालती है और नीचे की जो पेशियां हैं उनको खींच के ऊपर की ओर लेती हैं, जिसकी वजह से गर्भाशय और योनि दोनों में जो है गैप देखा जा सकता है, और जो कि एक शिशु के जन्म के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आता है भौतिक अड़चनें, जिसे में अगर ये कहा जा सकता है कि एक शिशु का सिर जो है गर्भाशय में नीचे की ओर खिसकने लगता है और महिला के योनि द्वार के माध्यम से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से असहनीय जो कष्ट है एक महिला को सहन करने पड़ सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं। तो प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं जैसे कि किन रूप में प्रसव की क्रिया जो संपन्न होती हैं, जिसको इस तरीके से जाना जा सकता है कि कैसे एक शिशु का जन्म होगा। तो जो प्रसव पीड़ा की अवस्थाएं दूसरा हमारा है प्रसव की अवस्थाओं में, जैसे कि इस अवस्था में प्रसव पीड़ा बहुत ही अधिक और तीव्र गति से होती है। गर्भाशय से योनि द्वार तक का जो पूरा मार्ग है वो पूरी तरीके से विस्फारित होकर फैल जाता है
और कभी कभी जो उल्व थैली है जिसमें शिशु पूर्ण रूप से ढका हुआ होता है, वो उल्व थैली भी है जो फट सकती है, जिसकी वजह से पेशियों में संकुचन जो है और तीव्रता से होने लगता है। और जो एक गर्भस्थ शिशु है वो उसका जो सिर है नीचे की ओर आ जाता है और निरंतर रूप से वो संकुचन के माध्यम से महिला के गर्भाशय से नीचे की ओर खिसकता है। लेकिन यह जो संकुचन जो है वो तो तीव्रता से होते हैं, लेकिन शिशु के खिसकने की जो गति है वो मंद गति से होती है, जिसकी वजह से एक महिला को काफ़ी समय लग सकता है। लेकिन अगर देखा जाए जो एक प्रसव, पहला प्रसव जो एक महिला के द्वारा ग्रहण किया जाता है या पहला प्रसव जो महिलाएं दे रही हैं, उसमें लगने वाला समय कम से कम 12 घंटे का हो सकता है। लेकिन जब उसी महिला के द्वारा दूसरा या तीसरा प्रसव दिया जाता है तो ये समय घटकर आधा हो सकता है, जिसमें 6 से 4 घंटे का समय या 8 घंटे का समय भी लग सकता है। अब अगर देखा जाए तो गर्भावस्था में संकुचन है अधिक तीव्रता से होने की वजह से प्रत्येक जो संकुचन है वो जैसे कि 2 या 5 मिनट के बाद में लगातार रूप से दोहराया जाता है, जो कि एक गर्भाशय पर दबाव डालता है, जिसकी वजह से जो गर्भाशय के निचले हिस्से हैं उनमें तीव्र गति से संकुचन विमोचन होता है। और ये जो दर्द है या जो पीड़ा है वो धीरे धीरे महिला के गर्भाशय से महिला के जो पैर है, पैरों की और जांघों की ओर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और ये जो अवस्था होती है एक महिला के लिए अत्यंत ही कष्टदायक और पीड़ादायक हो सकती है। और कई बार ये जो स्थिति है इतनी अधिक विकृत हो जाती है कि एक महिला को उल्टी की स्थिति भी वहाँ पर शुरू हो सकती है। दूसरा, अगर इसमें देखा जाए तो जो गर्भाशय संकुचन होने से गर्भाशय से जो योनि द्वार तक का जो पूरा मार्ग है वो विस्फारित हो जाता है। विस्फारित होने का मतलब है, विस्फारण का मतलब होता है कि फैलना, यानी कि वो भाग चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। और तथा जो उल्व थैली है जो गर्भाशय के अंदर की ओर, वो उल्व थैली फट जाती है और जो उल्व तरल है वो योनि द्वार से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा होने से जो भ्रूण है उस पर भी दबाव पड़ता है और जो भ्रूण है उस दबाव के साथ में योनि द्वार की ओर खिसकना शुरू हो जाता है, नीचे की ओर आने लगता है। और एक जो शिशु का सिर है वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो अपना स्थान बनाते हुए बाहर की ओर दिखना शुरू हो जाता है। अब ये तो थी प्रसव की पहली अवस्था। और दूसरी अवस्था में अगर देखा जाए तो जो शिशु है वो गर्भाशय संकुचन की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकता है और खिसकते खिसकते योनि द्वार की ओर आ जाता है, जिसमें योनि द्वार से शिशु का सिर दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे उनका पेशियों का संकुचन और बढ़ता जाता है और जो पेशियों संकुचन है धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो जो ग्रीवा का पूर्ण हिस्सा है एक तरीके से देखा जाए तो विस्फारित हो जाता है, जिससे जिस शिशु का योनि से जो मुख वाला हिस्सा या सर वाला हिस्सा है वो पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है। और ये जो संकुचन है बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिसकी वजह से उसका जो संपूर्ण शरीर है माँ के शरीर से देखा जाए तो बाहर आ जाता है। और ये जो स्थिति होती है वो शिशु के जन्म की स्थिति रहती है। लेकिन अगर इस स्थिति में देखा जाए तो एक जो महिला के अंदर लक्षण दिखाई देता है उसमें महिला का जो शरीर है पीला पड़ जाता है, महिला के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में पसीना उत्सर्जित होने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है। और जो ऐसी स्थिति होती है एक महिला के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक देखी जा सकती है। साथ में ही इस अवस्था को शिशु के जन्म की अवस्था भी कहा जा सकता है। अब जो तीसरी अवस्था है उस तीसरी अवस्था में कहा जाए तो अपरा और झिल्लियों का निष्कासन होना, यानी कि अभी तक शिशु का जन्म तो माँ के शरीर से हो चुका है, शिशु बाहर आ चुका है, लेकिन माँ और शिशु का संबंध जिस अपरा के माध्यम से जुड़ा है वो अभी तक माँ के शरीर में ही बनी रहती है, उसका निष्कासन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि शिशु बाहर आ जाता है लेकिन अपरा जो है वो माँ के शरीर में ही रहती है, तो उस अपरा का निष्कासित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में माँ के शरीर से उस अपरा को निष्कासित करने के बाद और झिल्लियों के निष्कासन का भी किया जाता है, जिसमें गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न किया जाता है, जिसकी वजह से जो झिल्लियाँ है और जो अपरा है वो माँ के योनि द्वार से होती हुई ग्रीवा के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब जो अपरा है उसका जो हिस्सा है वो माँ के शरीर से और बच्चे के शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है और बच्चे के जो नाभि वाला स्थान है वहाँ पर एक क्लिप लगा दिया जाता है, ताकि उसका संबंध जो है अब माँ के शरीर से टूट चुका होता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो नाभि रज्जु वगैरह हैं और ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए जब माँ के शरीर से बाहर आ जाते हैं
तो एक महिला जो है वो पूर्ण रूप से चैन की सांस लेने लग जाती है, या यूँ कहा जाए कि अब वो इस स्थिति में आ जाती है कि या तो वो बेहोश हो जाती है या वो गहरी नींद की ओर चली जाती है, जो कि महिला के लिए थोड़ा आरामदायक होता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि जब अपरा वगैरह है, जब माँ के शरीर से बाहर निकलती हैं तो माँ के शरीर से बहुत ही अधिक तीव्र गति से या तीव्र माध्यम से देखा जाए तो फव्वारे के रूप में कई मात्रा में रक्त का स्त्राव होता है, जो कि एक महिला के लिए थोड़ा पीड़ादायक भी हो सकता है। प्रसूता जब नींद में अवस्था में आती हैं तो गर्भाशय की दीवार से अपरा का अलग होना संभव होता है। ऐसा होने से अपरा जो है गर्भाशय संकुचन के दौरान नीचे की ओर सरक जाती है और योनि द्वार से होते हुए हमेशा बाहर आ जाती हैं। गर्भाशय संकुचन जो है वो नियमित होता है और जो शिशु के जन्म के अपेक्षाकृत कम पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि जब शिशु का जन्म होता है तब बहुत ही ज़्यादा पीड़ा रहती है, लेकिन जो गर्भाशय में संकुचन चलते हैं वो शिशु जन्म की तुलना में देखा जाए तो थोड़ा कम दर्ददायक होते हैं। गर्भाशय संकुचन के साथ में रक्त के साथ साथ अपरा और जो अन्य झिल्लियाँ हैं वो भी माँ के योनि के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती हैं। गर्भाशय में घायल हुए स्थानों पर फाइब्रिन का जमाव हो जाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो एक महिला में जो रक्तस्राव है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब गर्भाशय का जो संकुचन है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है और प्रसूता स्त्री जो होती है वो एक राहत की स्थिति में आ जाती हैं और चैन की सांस लेने लगती है, या यूँ कहा जाए कि अब वो पूर्ण रूप से नींद वगैरह अच्छे से ले सकती है या नींद में गहरी नींद में चली जा सकती है। अब अगर देखा जाए तो जो प्रसव की जो तीसरा स्थिति है वो है प्रसव के प्रकार। अभी तक जो हमने पढ़ा वो प्रसव की अवस्थाएं पढ़ी थी कि किस प्रकार से प्रसव होता है। अब जो है प्रसव के प्रकार, यानी कि प्रसव किस प्रकार से होगा वो फिर इस पे डिपेंड करता है। जो सामान्य अगर देखा जाए तो इसके जो प्रकार है वो है सामान्य प्रसव, दूसरा जिसको कहा जाता है ऑपरेशन के माध्यम से, और जो तीसरा है वो होता है फोर्सकेप। जो सबसे पहला है प्राकृतिक या सामान्य प्रसव, जिसको नॉर्मल डिलीवरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें गर्भाशय का जब समय काल पूरा हो जाता है या गर्भावधि पूरी हो जाती है तो महिलाओं में कुछ दिन पहले ही गर्भाशय में संकुचन होने लगता है और ये संकुचन धीरे धीरे तीव्र गति से बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे देखा जाए ये संकुचन बढ़ता है वैसे ही जो शिशु है वो गर्भाशय से खिसक कर नीचे की ओर आने लगता है और जो गर्भाशय की ऊपरी दीवारें हैं वो प्रेशर डालती है और नीचे की जो पेशियां हैं उनको खींचना शुरू कर देती हैं, जिससे गर्भाशय और योनि द्वार ग्रीवा का भाग जो है वो खींचने की वजह से चौड़ा हो जाता है, विस्फारित हो जाता है, जो कि एक शिशु के जन्म के लिए आवश्यक होता है। उसी के अलावा देखा जाए तो जो गर्भाशय में उल्व थैली है वो उस पर दबाव आता है, वो भी फट जाती है और उल्व तरल जो है वो माँ के योनि के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और उसी उल्व तरल के साथ में जो दबाव जो आता है शिशु पर आने लगता है और उसी दबाव के साथ जो शिशु है माँ के गर्भाशय से नीचे की ओर खिसकता हुआ आता है, जिसमें कई बार शिशु में सर वाला जो हिस्सा है अधिकतर देखा जाए तो वो नीचे की ओर रहता है, पैर ऊपर, और शिशु का जो जन्म होना संभव होता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे शिशु नीचे की ओर खिसकता है और माँ के योनि द्वार के माध्यम से होता हुआ, ग्रीवा के माध्यम से होता हुआ बाहर की ओर आ जाता है, जिसको हम देखा जाए तो सामान्य प्रसव कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरा प्रसव है जिसमें कहा जा सकता है फोर्सकेप प्रसव या जिसको उपकरण की सहायता से होने वाला प्रसव भी कह सकते हैं। कई बार ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब शिशु का जन्म हो रहा होता है तो कई साधनों की जैसे कैंची है, चिमटे की वगैरह की आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से शिशु का जन्म करवाया जाता है, तो उस स्थिति को फोर्सकेप जो है वो प्रसव भी कहा जा सकता है। तीसरा जो प्रसव रहता है वो है ऑपरेशन के माध्यम से होने वाला प्रसव। तो कई बार ऐसा होता है कि जब गर्भाशय संकुचन होने के बाद भी महिला के शरीर में जैसे कि उल्व थैली नहीं फटती हैं
या जो ग्रीवा या योनि मार्ग जो है वो जगह नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से शिशु का जन्म होना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन निरंतर जो होने वाली पीड़ा है वो लगातार बढ़ती जाती है, जो कि शिशु जन्म के लिए ज़रूरी है। लेकिन फिर भी जब योनि द्वार और ग्रीवा का जो भाग है वो विस्फारित नहीं होगा, तब तक एक शिशु का जन्म नहीं होता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि उल्व थैली फट जाती है और द्रव जो है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन शिशु जो है उस दबाव के साथ में नीचे की ओर नहीं खिसकता है या माँ के गर्भाशय में उसी स्थिति में बना रहे, या शिशु की स्थिति तिरछी रहे, आड़ी रहे, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी या फोर्सकेप डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती है। तो उस समय ऑपरेशन करवाया जाता है और डॉक्टर के माध्यम से ऑपरेशन करके उस शिशु को माँ के गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है, जिसको हम सिजेरियन भी कह सकते हैं या ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव करवाना भी कहा जा सकता है। अब जो शल्य क्रिया के द्वारा जो प्रसव करवाया जाता है या ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव करवाया जाता है, तो उसके जो प्रमुख कारण हो सकते हैं उनमें सबसे पहला कारण जैसे देखा जाए तो एक महिला का कुपोषित होना हो सकता है। दूसरा कारण जैसे शिशु का सिर ऊपर और पैर नीचे होना हो सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में शिशु का जन्म होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। या शिशु की स्थिति गर्भाशय में आड़ी हो सकती है, यानी कि शिशु ना तो खड़ी स्थिति में, ना ही उसके सर नीचे है, ना ही सर उसका ऊपर है, वो आड़ी स्थिति में, लेटते हुए स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में उसका जन्म ऑपरेशन के माध्यम से ही करवाया जा सकता है। या फिर गर्भाशय में शिशु बैठे हुए की स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में भी शिशु जो है वो नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से नहीं बाहर आ सकता है, तो उसका ऑपरेशन के माध्यम से जन्म करवाया जाता है। कई बार माँ के गर्भाशय में ट्यूमर हो सकता है, तो ट्यूमर की स्थिति में भी गर्भाशय में जो बच्चे का जो जन्म है आसानी से नहीं हो पाता है, तो ऑपरेशन के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया जाता है। माता अगर कोई गंभीर रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में भी एक महिला को ऑपरेशन के माध्यम से ही बच्चे को जन्म करवाया जाता है। उसके अलावा आता है प्रसव के जो हमारा तीसरी स्थिति है, प्रसव के लक्षण। प्रसव के लक्षण अगर देखा जाए तो जो एक महिला है उसमें प्रसव के लक्षण जो होते हैं, गर्भावधि जब 40 सप्ताह या 2 से 80 दिन का जो समय है वो पूरा हो जाता है, तो उस समय के पश्चात गर्भाशय में संकुचन होना शुरू हो जाता है। अब ये जो संकुचन है उसको प्रसव पीड़ा भी कहा जाता है। लेकिन जब शुरुआत के समय देखा जाए तो जब ये महिला के गर्भाशय में संकुचन होता है तो शुरुआत में 30 मिनट के अंतराल पे ये बार बार रिपीट होता है, लेकिन इसकी तीव्रता जो होती है थोड़ी तेज होती है, जो कि पीड़ादायक होता है एक महिला के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो इसका समय अंतराल है वो कम होता जाता है, यानी कि 30 मिनट के अंतराल के बाद में कई बार ये 15 मिनट के अंतराल से 10 मिनट के अंतराल से दोहराया जाता है, जिसमें महिला के गर्भाशय में देखा जाए तो तीव्र गति से संकुचन होने लगता है और यह पीड़ा उदर के निचले हिस्सों में अधिक होना शुरू हो जाती है। वहाँ से पीड़ा होते हुए यह पैर के आकार में आकर फैल जाती है और जिसकी वजह से माँ के शरीर में बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से संकुचन होने लगता है और कष्ट शुरू हो जाता है। प्रसव पीड़ा का जो शुरुआत होती है तो उस समय माँ के गर्भाशय से अल्प मात्रा में देखा जाए तो रक्तस्राव भी हो सकता है, जिसे शो भी कहते हैं, और इसमें रक्तस्राव के साथ में कई बार श्लेष्मा जो होती है वो मिश्रित होती हैं, यानी कि श्लेष्मा जो है वो भी माँ के गर्भाशय से रक्तस्राव के साथ बाहर आ जाती है, जो कि ग्रीवा में पहुंचकर ग्रीवा से अलग होकर निष्कासित हो जाती हैं। कई बार देखा जाए तो ग्रीवा और योनि के विस्फारण के समय जो अन्य परतें हैं वो भी वहाँ से पृथक हो जाती है और अल्प मात्रा में माँ के शरीर से रक्त के साथ में महिला के शरीर से बाहर की ओर स्रावित कर दी जाती है। प्रसव पीड़ा की जो स्थिति में उल्व थैली जो है वो फट जाती हैं और जो उल्व थैली के अंदर जो द्रव भरा है जिसको उल्व तरल कहा जाता है, वो तरल भी माँ के जो योनि द्वार से होता हुआ बाहर आ जाता है, या फिर उसके साथ में रक्तस्राव भी है जो वो माँ के शरीर से फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, जिसमें माँ के गर्भाशय में तीव्र माध्यम से संकुचन होता है और शिशु का जो सिर है वो नीचे की ओर खिसकता है और शिशु का जन्म हो जाता है। तो ये तो थी शिशु के जन्म की जो चौथी अवस्था, जिसमें प्रसव के जो लक्षण हैं वो देखे जाते हैं। फिर आता है प्रसव की स्थिति।
प्रसव की स्थिति देखी जाए तो सामान्य प्रथम बार गर्भधारण करने पर प्रसव की स्थिति में लगभग 12 से 16 घंटे लगते हैं। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि एक महिला जब पहली बार प्रसव ग्रहण करती है तो पहली बार प्रसव दे रही है तो उसमें 12 से 16 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब दूसरा या तीसरा प्रसव दिया जाएगा तो उस समय ये समय थोड़ा कम हो जाएगा या फिर जो समय है वो आधा हो जाता है, जिसमें दूसरी अवस्था में जो शिशु का प्रथम संतान जो है वो तो 12 से 16 घंटे में होती है, लेकिन बाद की जो संतान है वो 6 से 8 घंटे की स्थिति में हो सकती है। और जैसे जैसे तीसरी स्थिति आती है या तीसरे बच्चे को जब जन्म दिया जाता है तो 15 से 20 मिनट के अंतराल पर भी उस बच्चे का जन्म हो सकता है। तो प्रसव की अवधि जो है वो अन्य कारकों के द्वारा भी प्रभावित होती है, जैसे कि गर्भस्थ शिशु के आकार, वजन में वृद्धि, उसके अलावा माता की उम्र, माता का क्या स्वास्थ्य है, या तो स्त्रियों में 13 से 45 वर्ष की उम्र तक गर्भधारण कर सकती हैं। लेकिन अगर गर्भधारण का उपयुक्त समय जो है वो 12 से 30 वर्ष का होता है, इसके पहले या बाद में जब गर्भधारण किया जाता है तो महिला के लिए अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि कम उम्र में बच्चे को जन्म देना एक महिला के लिए इतना कष्टदायक इसलिए होता है क्योंकि जो उसके शारीरिक अंग हैं वो अभी तक इतने परिपक्व नहीं हैं कि एक वो स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। और अधिक उम्र होने पर इसलिए थोड़ा कष्टदायक होता है महिला के लिए क्योंकि जो उसके शारीरिक अंग हैं वो काफ़ी हद तक ढीले पड़ चुके हैं या उनमें कई तरह की कमजोरी आ चुकी है, जो कि एक शिशु जन्म के लिए अभी थोड़ा मुश्किलदायक हो सकता है, जो कि एक महिला और शिशु के लिए थोड़ा कष्टदायक रहते हैं। कम उम्र में गर्भाशय और जो अन्य जनन अंग हैं उनका पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है, जिसकी वजह से जैसे गर्भधारण किया जाए तो कष्ट साध्य के साथ साथ महिला के लिए अधिक कष्टदायक तो है ही, कई बार जानलेवा भी हो सकता है। तो प्रसव की जो अवधि है वो जैसे कि 12 से जो 30 वर्ष की अवस्था होती है वो उसके लिए उम्र सही रहती है। कम उम्र और अधिक उम्र एक महिला और शिशु दोनों के लिए कष्ट साध्य होता है। उसके अलावा आता है असामान्य प्रसव। असामान्य प्रसव का मतलब है गर्भावधि के दौरान अगर शिशु का सर नीचे की ओर नहीं सरकता है अथवा शिशु माता की उदर में आड़ा लेटा हुआ है या सिर ऊपर तथा पैर नीचे हैं और असामान्य प्रसव होने की संभावना उसको कहा जा सकता है। कई बार जुड़वा या दो से अधिक बच्चे अगर माँ के गर्भ में हो तो भी असामान्य प्रसव होता है, जिसमें 2 बच्चे 3 बच्चे भी हो सकते हैं। कई बार शिशु का आकार माता के गर्भाशय के अंदर या जननांगों की अपेक्षा कर देखा जाए तो अधिक बड़ा होता है, यानी कि जो बच्चा है उसका जो आकार महिला के जनन अंग हैं उनसे अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जा सकती है, जिसको असामान्य प्रसव के रूप में कहा जा सकता है। उसके अलावा एक महिला के अंडाशय में ट्यूमर होने से, गर्भाशय के फट जाने से भी कई बार असामान्य प्रसव करवाना जरूरी होता है। अपरा कभी कभी जो है गर्भाशय से चिपक जाती है और जिससे सामान्य प्रसव नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में जो प्रसूता स्त्री है उसको तुरंत ही जिसे अस्पताल ले जाना पड़ता है और अस्पताल ले जाकर उसको योग्य चिकित्सक या कुशल डॉक्टर के द्वारा उस महिला की जांच करवाई जाती है और उसके द्वारा जो प्रसव है वो करवाया जा सकता है। उसके बाद रहता है शिशु के आगमन की तैयारी। तो शिशु के आगमन की तैयारी, जैसे कि अब शिशु का जन्म हो रहा है तो उनके लिए पहले क्या तैयारी करके रखनी चाहिए, जैसे कि एक डॉक्टर, उचित डॉक्टर का जैसे सिलेक्शन करके रखा जा सकता है। शिशु के आगमन की तैयारी का मतलब है कि कई बार जब प्रसव काल शुरू होता है या प्रसव का समय पास में आता है तो उस समय एक महिला डर जाती है, तो उस महिला के साथ में कोई संबंधी होना चाहिए या फिर उसको समझाया जाना चाहिए कि प्रसव काल से ना डरे, प्रसव से ना डरे। ये महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके बाद में एक शिशु का जन्म होएगा
या फिर जो प्रशिक्षित डॉक्टर वगैरह के द्वारा उस महिलाओं में होने वाली जो चिंताएं वगैरह है उन चिंताओं को दूर किया जा सकता है, या फिर यूँ कहा जाए कि उसको समझाया जा सकता है कि जिसकी वजह से वो महिला जो है किसी भी प्रकार से किसी भी भय में रहकर किसी शिशु को जन्म ना दे, या फिर उसको एक चिकित्सक की देखरेख में रखा जाए, अभिभावक की देखरेख में रखा जाए, जिसकी वजह से शिशु के आगमन की तैयारी से पूर्व की जो सुविधाएं हैं वो उसको मिल सके। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को कई बार जैसे कि एंटीसेप्टिक वगैरह जो है उनकी आवश्यकता होती है। कई बार गर्भावस्था में जब डिलीवरी करवाई जाती है तो उस समय रक्तचाप बीपी वगैरह बढ़ जाता है, तो इनका भी जो नियमित रूप से जांच वगैरह करवाना और उनकी ज़रूरत होती है। और शिशु जन्म से पूर्व अगर देखा जाए तो शिशु के आगमन के लिए चिकित्सक, हॉस्पिटल वगैरह की इनकी पूर्ण रूप से जांच करके एक अच्छे जो है चिकित्सक या हॉस्पिटल के सिलेक्शन करके रखा जा सकता है, जिसकी वजह से प्रसव का समय नज़दीक आने पर बच्चे का जन्म तुरंत हो और एक जो अच्छे चिकित्सक के माध्यम से उसको बच्चे का जन्म हो सके और महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव न हो। तो आज हमने पढ़ा कि प्रसव किस प्रकार से होता है, प्रसव का समय आने पर क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।